उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है, विकास के एक नए युग को आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। श्रद्धालुओं के लिए खुले केदारनाथ धाम के कपाट, पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा, सीएम धामी ने भी लिया आशीर्वाद, जयकारों से गूंजा धाम। परिसंपत्ति मसले पर यूपी के सीएम योगी का बयान, आपसे समझ से सुलझाया सालों पुराना विवाद, मुख्यमंत्री धामी को सौंपी होटल अलकनंदा की चाबी। यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति बंटवारे पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल, कहा एक दिन की बैठक में नहीं हो सकता परिसंपत्तियों का बंटवारा, जनता को गुमराह करने की कोशिश। चंपावत उपचुनाव को लेकर 9 मई को सीएम धामी दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। कांग्रेस में अब तक उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बरकरार, पार्टी का दावा जल्द उतारेंगे माकूल कैंडिडेट। और बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, आज उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 महीने के तक खोल दिए गए हैं और शुभ मुहूर्त में आज सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। अब 6 महीने तक बाबा के भक्त जो हैं धाम में ही आराध्य के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। बाबा के मंदिर को जो है वो 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और बता दें आपको कि कपाट खुलने के बाद पहली पूजा जो केदारनाथ धाम में की गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है और इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा अर्चना कर जो वहाँ पर पूजा अर्चना की और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लिया। और श्रद्धालुओं का जो नज़ारा हम वहाँ पे बात करें तो करीब हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो कपाट खुलने के साक्षी बने। करीब 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने हैं और इस दौरान जो सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं खबर है कि करण महाराज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। और बात करेंगे हल्द्वानी की। हल्द्वानी से खबर है जहां महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों के राशन में बिल्कुल भी जो गड़बड़ी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों का राशन डकारने वाले फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। मंत्री रेखा आर्य ने ये बयान दिया है। फर्जी कार्ड धारकों पर शिकंजा कसने के लिए एक टोल फ्री नंबर जो है वो भी जारी किया गया है जिस पर अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। तो ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं ये हल्द्वानी से खबर है जहां पर महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि राज्य के अंदर गरीबों कि राशन में जो बिल्कुल भी गड़बड़ी की शिकायतें हैं या किसी तरह की गड़बड़ी पाई जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैंने कोशिश करी है एक अभियान चलाने की कि पात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान, जिसके माध्यम से आने वाले समय में एक हम टोल फ्री नंबर हम लोग देने वाले हैं जिस पर शिकायतकर्ता शिकायत करेगा और ये बताएगा कि अपात्र व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का जो भी उसका एड्रेस है इत्यादि हमको भेजेगा। विभाग उसका परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद में यदि उसकी बात सही पाई गई तो निश्चित रूप से उसका कार्ड जो है निरस्त किया जाएगा और पात्र व्यक्ति का कार्ड बनाया जाएगा। उत्तराखंड के दौरे पर आए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जाते जाते राज्य को बड़ी सौगात दे गए हैं। सालों से उलझे परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने में सीएम योगी का बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि आज उत्तराखंड को अलकनंदा होटल की चाबी सौंप दी गई है। इससे साफ है कि अब राज्य के विकास में पहले के मुकाबले रफ्तार आएगी। एक रिपोर्ट।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा होटल की चाबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में परिसंपत्तियों के बंटवारे की समस्या का आपसी बातचीत और संवाद के जरिए समाधान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड राज्य को पर्यटन के मामले में विश्व मानचित्र में अग्रणी राज्य बताते हुए कहा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म की भी यहाँ अपार संभावनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर कसीदे पढ़े। आज इसी दिन से यहाँ पर हम लोग आए हैं कि भागीरथी पर्यटन आवास गृह अब उत्तर प्रदेश सरकार उसको, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग उसको संचालित करेगा और अलकनंदा होटल की चाबी मैंने आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21 साल में उलझा परिसंपत्ति विवाद मसले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 20 मिनट में पूरा फैसला कर दिया। सीएम धामी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और यूपी सीएम योगी के संयोजन और संचालन में ये न सिर्फ साकार हुआ बल्कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण क्षेत्र पूरे विश्व में आध्यात्मिक केंद्र के रूप में परिलक्षित हो रहा है। वहीं इस मौके पर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़े भाई और छोटे भाई करार दिया। आज आपने देखा आप सबके समक्ष एक उदाहरण कि दो सरकारें एक होने से और डबल इंजन ट्रिपल इंजन, पहले हम डबल इंजन कहते थे, ट्रिपल इंजन, एक ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछले 21 सालों से जो मामला जो समाधान नहीं हो पा रहा था, जो उलझन थी, उसको सुलझाने का काम किया है। मैं आप सब लोगों के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है कि 21 साल बाद सुलझे परिसंपत्ति विवाद में अब राज्य के विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं होगी और राज्य तरक्की के नए आयामों को छुएगा। और सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये जुगलबंदी राज्य के विकास में किस तरह काम आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। टाइम टीवी के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के साथ अब चंपावत उपचुनाव में भी बीजेपी कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। जहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर सीएम धामी का नामांकन फाइनल हो गया है, तो कांग्रेस में अब तक उम्मीदवार का अता पता ही नहीं। मंथन के दावे तो बहुत है मगर तस्वीर अभी भी धुंधली है। आखिर क्यों? देखिए इसी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव को लेकर जारी अधिसूचना के बाद बीजेपी तैयारियों में कांग्रेस से एक कदम आगे ही चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री धामी 9 मई को उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते तक नहीं खोले हैं। विधानसभा चुनाव में अंदरूनी कलह से गुजरी कांग्रेस में माहौल अभी भी जुदा नहीं है, मगर पार्टी के आला अफसर इससे साफ इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि 5 नामों का पैनल पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे पर्यवेक्षक वहाँ एक बैठक ले चुके हैं, चंपावत जा चुके हैं। माननीय भुवन कापड़ी जी, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष, हमारे सम्मानित अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी जी, हमारे विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी पर्यवेक्षक के रूप में भेजे जा चुके हैं। एक बैठक कार्यकर्ताओं के साथ को ले चुके हैं और दावेदारों की मन की बात सुन चुके हैं और एक 5 नामों का पैनल माननीय हाईकमान को प्रेषित भी कर चुके हैं। ऐसे में बहुत जल्द आपको हमारे अधिकृत जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी का चंपावत चुनाव में, उसकी घोषणा होते हुए नजर आएगी। कांग्रेस में उम्मीदवार को लेकर चल रहे मंथन के बीच बीजेपी ने भी तंज कसते हुए हमला बोला। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सियाल ने कहा कि कांग्रेस में भीतर घात हमेशा से हावी रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही तो उपचुनाव कैसे लड़ेगी। आज तक की स्थिति में तो ऐसा नजर आ रहा है कि उन्हें टॉर्च लेकर भी पहलवान नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे उनकी क्या दशा होने वाली है, ये आगे ही पता लगेगा। चुनाव कोई भी हो, मुकाबला मुख्य तौर पर उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में ही देखने को मिलता है। इस बार उपचुनाव में भी ऐसे ही समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, मगर इस बीच सबकी निगाहें कांग्रेस उम्मीदवार पर टिकी हैं।
कि आखिर कांग्रेस कब उम्मीदवार चयन को लेकर सस्पेंस खत्म करेगी और कौन सा वो चेहरा होगा जो पुष्कर धामी के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर मैदान में उतरेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। उधर हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल खड़े किए हैं। आर्य का कहना है कि राज्य की अभी कई ऐसी संपत्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जिनका बंटवारा विभागों के अध्यक्षों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक के बाद किया जाना जरूरी है। यशपाल ने कहा कि एक दिन की बैठक में राज्यों की परिसंपत्ति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। बैठक के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तराखंड सरकार को अलकनंदा होटल सौंपने पर भी सवाल उठाए हैं। राज्य की परिसंपत्तियों के संबंध में बंटवारे को लेकर बातचीत होने जा रही है, ऐसा टीवी चैनल्स में कहा जा रहा है, अखबारों के माध्यम से ये जानकारी मिली है। क्या हरिद्वार में क्या उपयुक्त जगह है? क्या हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के जो हमारे विभागीय प्रमुख सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, विभागाध्यक्ष हैं, क्या उत्तराखंड के विभागाध्यक्षों को और प्रमुख सचिव को भी वहाँ पर उस बैठक में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है? ये भी एक बहुत बड़ा विचारणीय सवाल है, प्रश्न है। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर 9 मई को सीएम पुष्कर सिंह धामी नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि 31 मई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 3 जून को चुनावी परिणाम आएंगे। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी अपने कामों के बलबूते उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी चंपावत से अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे और इसी क्रम में वो दिनांक 9 तारीख को प्रातः 11 बजे चंपावत में अपना नामांकन करेंगे और इस क्षेत्र के निवर्तमान यशस्वी विधायक श्री कैलाश गहतोड़ी जी के नेतृत्व में हम सारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि पुष्कर सिंह धामी जी नामांकन कराने के बाद इस क्षेत्र से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है। चुनाव के लिए आयोग ने पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि उपचुनाव के लिए 11 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उम्मीदवार 17 मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी चुनाव आयोग तैयार है। चंपावत में बाई इलेक्शन के लिए पूरा तैयारी हो चुका है। हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 11 मई को होगा, स्क्रूटिनी 12 मई को होगा और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉयल 17 मई को होगा। जो डेट ऑफ पोल है वो 31 मई को होगा और जो काउंटिंग है वो 3 जून के लिए होगा। तो ये अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है और उसके बाद जो हमारा ट्रेनिंग है, जो ROs का ट्रेनिंग है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और PO1, PO2, PO3 उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल भी DO साहब ने वहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद जो सिक्योरिटी के लिए और वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए जो कार्यवाही किया जाना है वो भी कार्यवाही एंड रूट ऑन प्रोसेस में है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को पर्यटन की रीढ़ बताते हुए कांग्रेस ने जनता के बीच सुरक्षित यात्रा का संदेश पहुंचाने की सकारात्मक पहल शुरू की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि ऐसा करके विपक्ष ने सकारात्मक सहयोग देने की कोशिश की है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के केदारनाथ दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पैदल केदारनाथ के दौरे पर निकले हैं और इस बीच लोगों के बीच जाकर केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर बाकायदा एक पैम्फलेट भी दी जा रही है, जिसमें केदारनाथ धाम के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई है। आज प्रातःकाल केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए माननीय अध्यक्ष रवाना हुए हैं अपने साथियों के साथ और लगभग 18 से 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का मंतव्य सिर्फ ये था कि एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश पूरे विश्व में, पूरे देश में जाए। और माननीय अध्यक्ष का एक मकसद और था कि वो उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर को या हमारे यहाँ की जनता को कैसे अब कोरोना महामारी के बाद उबरने का रास्ता दिखाया जाए, इस हेतु भी उन्होंने सुझाव सभी यात्रियों से लिया।
लाल कुआं में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह के कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। बैठक में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली और पार्टी आलाकमान पर युवाओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं इस पूरे मामले पर हरीश रावत ने कहा कि सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा ताकि पार्टी को भविष्य में नुकसान न उठाना पड़े। चंपावत उपचुनाव के मुद्दे पर हरदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। चंपावत में आजकल में पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी और सब मिलकर के लड़ेंगे और ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आखिर लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक दायित्व है, तो विपक्ष को शक्ति देना भी जनता का कर्तव्य है। यदि उत्तराखंड के अंदर विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा तो उससे जनता की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हम लोकतंत्र के लिए चंपावत में वोट मांगेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रियों के लिए किसी तरह की कोविड गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इससे बेरोक-टोक चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि बिना कोविड नियमों के चारधाम यात्रा कोरोना काल में कितनी सुरक्षित है। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच 2 साल से ठप पड़ी चारधाम यात्रा को इस बार बिना किसी रोक-टोक के शुरू किया गया है। कोविड नियमों से जुड़ी गाइडलाइन का पालन करना भी यात्रियों के लिए तय नहीं है और न ही कोविड रिपोर्ट लाना जरूरी है। लिहाजा भारी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि में यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री और डीजीपी अशोक कुमार ने यात्रियों को लेकर जानकारी दी है। यात्रियों के लिए जो है दर्शन से लेके रहने की व्यवस्था से लेके स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ भी दिक्कतें आएंगी उनको सॉर्ट आउट करने से या हमने पूरा एक रोड मैप बनाया है कि जो भी यात्री आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और उनको कोई भी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आएंगे और यात्रा करके अपने चले जाएंगे। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में उसके हिसाब से RT-PCR रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी चेकिंग पुलिस द्वारा बॉर्डर्स पे नहीं की जाएगी। धामी सरकार को पूरा भरोसा है कि इस बार की चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच सफल चारधाम यात्रा कराने को लेकर भी है। ऐसे में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लोगों से जरूर इस बात की अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाकर ही यात्रा पर आएं। इतना जरूर है कि यात्रियों के लिए मास्क की अनिवार्यता रखी गई है। वैक्सीनेशन लगाइए, मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन कराई है, बूस्टर डोज फ्री है, तो जो सरकार फ्री करवा रही है उसको आप लाभ प्राप्त कीजिए। और देश की अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम डबल वैक्सीनेशन लगाएं और बूस्टर डोज भी लगाएं। ये लगाएंगे तो आप देश को सुरक्षित रखेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, हमारे गाँव को और चार धाम की नगरी को भी सुरक्षित रखेंगे। दूसरा हमारा मैंडेटरी जो है, जो कंपलसरी है, वो मास्क लगाना कंपलसरी है। जो भी यात्री आ रहे हैं वो मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजेशन ज़रूर करें। ये दोनों चीज़ें हमने आग्रह किया है। थोड़ा कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है पर उसको दूर रखना है, उसके पूरे प्रयास हैं। और जो हमारे यहाँ से SOP जारी होगी आगे भविष्य में उसका पालन होगा और सभी से कहा गया है कि उसका पालन करिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है, इसलिए चारधाम यात्रा का बेहतर तरीके से संचालन करने का सरकार दावा कर रही है। लेकिन दुनिया में एक बार फिर मंडरा रहे कोरोना के बीच चारधाम यात्रा कितनी सुरक्षित है, इसको लेकर कोई पैमाना तय नहीं है। इसलिए लोगों से इस बात की जरूर उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जान की परवाह करते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करेंगे और करना भी चाहिए, तभी आप और हम सुरक्षित रह सकते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। नैनीताल में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार का बुलडोजर चला है। वन विभाग की जमीन पर बनाए गए कच्चे पक्के अवैध तरीके से आशियानों को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कुछ दिन पहले माल रोड और 12 पत्थर के निरीक्षण के दौरान वन भूमि में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है। देहरादून शहर के निजी स्कूल में कई छात्राएं कोविड पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अन्य स्कूलों को लेकर सख्त हो गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन को फॉलो किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच आपने सुना होगा कि वेलम्स गर्ल्स में जो है कुछ कल लगभग 14 केस जो है आए हैं पॉजिटिव टोटल।
तो उन्होंने हम लोग आज गए थे उनके पास इंस्पेक्शन के लिए, देखा हमने, उन्होंने व्यवस्था अच्छी की है। जो भी पॉजिटिव बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने एक अलग जो है पूरा अलग बिल्डिंग में एक पूरा का पूरा एक रूम किया हुआ है व्यवस्था, जहाँ पे कि बच्चों को रखा हुआ है और साथ में जो भी गार्ड्स वगैरह हैं और नर्सेज हैं वो उनकी देख रेख कर रही हैं और उनके पास डॉक्टर भी मौजूद है। और साथ ही ये है कि उन बच्चों के कांटेक्ट में जो और भी बच्चे जितने आए हैं उनकी सबकी जांच की जा रही है। लोहाघाट के उपजिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को जमीन पर बैठकर या फिर खड़े रहकर अल्ट्रासाउंड के लिए अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उनकी इस समस्या से कोई लेना देना ही नहीं। कई बार अस्पताल के लिए बैठने के लिए बेंच की मांग की गई, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। इसकी वजह से गर्भवती महिलाएं और दूसरे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा है, क्षेमों से बार बार हम अनुरोध करते आ रहे हैं कि आप तुरंत ही यहाँ बेंचों की व्यवस्था कीजिए, जिससे मरीजों को और गर्भवती माताओं बहनों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ इनके द्वारा और खर्चों में अथाह पैसा बर्बाद किया जाता है। बाद बीच बीच में मीटिंग भी होती रहती है, मीटिंग में भी ये प्रस्ताव पास हुआ कि तुरंत ही बेंचें मंगा दी जाएँ और इनके द्वारा अपने कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। इसको देखते हुए जो हमारी मातृशक्ति है और बुजुर्ग लोग हैं और जो मरीज हैं उनको कुछ आराम मिल सके, इसको देखते हुए नगरपालिका परिषद ये प्रयास करेगी कि कुछ बेंचें नगरपालिका परिषद द्वारा वहां लगा दी जाए। चंपावत के पंचेश्वर में पुलिस ने 128 अवैध शराब की बोतलों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से बरामद की गई शराब की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा में जल्द उपचुनाव होना है। विधानसभा में आचार संहिता लागू है, पुलिस भी सतर्क है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। श्रद्धालुओं के लिए खुले केदारनाथ धाम के कपाट, पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा। सीएम धामी ने भी लिया आशीर्वाद, जयकारों से गूंजा धाम। परिसंपत्ति मसले पर यूपी के सीएम योगी का बयान, आपसी समझ से सुलझाया सालों पुराना विवाद। मुख्यमंत्री धामी को सौंपी होटल अलकनंदा की चाबी। यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति बंटवारे पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। कहा, एक दिन की बैठक में नहीं हो सकता परिसंपत्तियों का बंटवारा, जनता को गुमराह करने की कोशिश। चंपावत उपचुनाव को लेकर 9 मई को सीएम धामी दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। कांग्रेस में अब तक उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बरकरार, पार्टी का दावा जल्द उतारेंगे माकूल कैंडिडेट।